हिस्टामीन। हिस्टामीन एक केमिकल है जो कि बॉडी के मास्ट सेल और बॉडी के बेसोफिल सेल में बनता है। अभी जो बॉडी के मास्ट सेल हैं यानी कि जिस्म के अंदर जो मास्ट सेल हैं और बेसोफिल से कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं ज़्यादातर यानी कि स्किन में होते हैं, जिल्द में होते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का मतलब है यानी कि पेट और इंटेस्टाइन वगैरह में ये सेल्स होते हैं, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि सांस का जो पूरा रास्ता है सांस के सिस्टम में होते हैं, और पैराक्राइन सेल एक खास किस्म के सेल हैं जो कि होते हैं पेट में। ठीक है, अच्छा, अब इनमें ये हमारे पाए जाते हैं मास्ट सेल और बेसोफिल सेल। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास क्या है, ये हमारा जो हिस्टामीन है, ये हिस्टामीन जो है ये ब्रेन के अंदर एक न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पर भी काम करता है, जो सिग्नल को ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है, यानी कि जो सिग्नल को भेजने में मदद करता है। ठीक है, अब हिस्टामीन बना हुआ किससे, हिस्टामीन बना हुआ एक अमाइनो एसिड से। उस अमाइनो एसिड का नाम है हिस्टिडीन। हिस्टिडीन से बना हुआ है ख़ास। अब ये हिस्टिडीन पे क्या होता है, हिस्टिडीन पे एक ख़ास एंजाइम का नाम है, एंजाइम का नाम है हिस्टिडीन डी कार्बोक्सिलेज। ये इस अमाइनो एसिड पे एक्ट करता है और इसको बनाता है हिस्टामीन। ठीक है, अब इसको केमिकली चेंज करके क्या बनाता है, हिस्टामीन बनाता है। अब हिस्टामीन को फिर हम क्या करते हैं, हिस्टामीन को हम जो मास्ट सेल है और बेसोफिल सेल हैं इनके अंदर छोटी छोटी ग्रैन्यूल्स है। फॉर एग्जाम्पल ये मास्ट सेल, ये बेसोफिल सेल है, तो इनके अंदर स्मॉल स्मॉल ग्रैन्यूल्स हैं, वेसिकल हैं, थैलियाँ हैं छोटी छोटी। उनमें हम क्या करते हैं, उनमें हम हिस्टामीन जो बना है अभी इस हिस्टामीन को स्टोर कर देते हैं। ठीक है, ताकि वो रिलीज़ ना हो। अच्छा, अब हिस्टामीन रिलीज़ कब होता है, हिस्टामीन रिलीज़ तब होता है जब हमारे इम्यून सिस्टम का एक प्रोटीन, इसका नाम है IgE प्रोटीन। ये IG प्रोटीन जो है, अगर बॉडी में कोई पोलन डस्ट आ गया या फिर हमारे पास पोलन हो गया या डस्ट वगैरह आ गई, तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा। ठीक है, तो वो मास्ट सेल को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, मास्ट सेल और बेसोफिल सेल को एक्टिवेट करेगा, और ये लोग क्या रिलीज़ करेंगे, अपनी थैलियों में से हिस्टामीन को रिलीज़ करना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डी ग्रैनुलेशन, यानी कि जो हमारे ग्रैन्यूल्स से थैलियाँ थी वो अब यानी कि ज़ाया हो रही हैं, फिर हम बोल सकते हैं रिलीज़ कर रही हैं उसके अंदर था। ठीक है, डी ग्रैनुलेशन कहते हैं। और कुछ ड्रग, जैसे एक ड्रग का नाम लिखा है हमारे पास क्रोमोलाइन सोडियम। क्रोमोलाइन सोडियम क्या है, ये इस जो हमारा रिलीज़ होना है हिस्टामीन की रिलीज़ होने को स्टॉप कर देती है। ठीक है, क्या चीज़ें हैं ऐसी जो कि हिस्टामीन को रिलीज़ करने पर मजबूर करेंगी। पहली क्या है, एंटीजन। एंटीजन क्या होती है, एंटीजन वो चीज़ें हैं जो कि हमारे जिस्म में दाखिल हुई, हमारे जिस्म में दाखिल होकर उन्होंने क्या कर दिया, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया। इम्यून सिस्टम मतलब बॉडी का दिफाई निज़ाम। ठीक है, उसको एक्टिवेट कर दिया, अभी फ़ौरन चीज़ें यानी कि बाहर से हमारी बॉडी में आई, इम्यून सिस्टम ने क्या समझा, उसको अपने लिए ख़तरनाक समझा। ठीक है, जैसे कि पोलन, फूलों का पाउडर हो गया, डस्ट, धुआं वगैरह हो गया, ये सारी हिस्टामीन को रिलीज़ कर सकती हैं। ठीक है, अच्छा, इनहेलेंट मतलब क्या, यानी कि वो चीज़ें जो कि हम सांस के रास्ते, हमारे सांस के रास्ते कहाँ जा रही हैं, थ्रू ब्रेथ, हमारी सांस के रास्ते कहाँ जा रही है, हमारी बॉडी में जा रही है। जैसे कि पोलन, फूलों का पाउडर हो गया, धूल वगैरह हो गई, सिगरेट हो गई, सिगरेट का धुआं वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें। ठीक है, जो कि क्या करती हैं, एलर्जी को कॉज करती हैं, एलर्जी होती है इससे हमें। ठीक है, जब इन चीज़ों को हम इनहेल करते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या समझता है, इसको अपने ख़िलाफ़ ख़तरनाक समझता है और हिस्टामीन रिलीज़ करता है और हमें एनर्जी क्रिएशन होना शुरू हो जाता है। थर्ड वन इज़ फूड। अब कुछ स्पेशल खाने होते हैं, कुछ ख़ास खाने कुछ लोगों को क्या करता है, एनर्जी क्रिएशन कॉज करते हैं, जैसे कि लॉबस्टर हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, और हमारे पास सी फूड हो गया वगैरह वगैरह। तो ये क्या करते हैं, एनर्जी क्रिएशन शुरू करते हैं और अल्टीमेटली हिस्टामीन बॉडी में रिलीज़ होती है। फोर्थ इज़ ड्रग। अब कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि क्या करती हैं, वो भी हिस्टामीन को रिलीज़ कर सकती हैं, जैसे मॉर्फिन है, कोडीन है हमारे पास, और पोलीमाइक्सिन बी। ठीक है, ये सारी क्या है, एंटीबायोटिक हैं जो कि क्या करती हैं, डायरेक्ट इम्यून सिस्टम पर एक्ट करती हैं। डायरेक्ट क्या करेंगी, इम्यून सिस्टम पर एक्ट करती हैं और हिस्टामीन को रिलीज़ करती हैं और एनर्जी क्रिएशन होने पर मजबूर करती हैं और हिस्टामीन रिलीज़ होता है, सिंपल। अच्छा, हमारे पास 6 है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है हमारे पास कि हमने ये एनाफाइलाइट टॉक्सिन, ये C3 है, C5 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है, ये क्या है, बेसिकली ये इम्यून सिस्टम का एक हिस्सा है जो कि प्रोटीन्स है। ये क्या है, एनाफाइलाइटोक्सिन, C3 है, C5 है। ये क्या है, इम्यून सिस्टम के अंदर एक प्रोटीन्स का नाम है। ठीक है, जो कि जैसे कि एनाफाइलैक्सिस हो गया, अगर बहुत सीवियर एलर्जिक रिएक्शन है ये, अगर ये हो गया तो उसमें रिलीज़ होती है ये। ठीक है, उसमें रिलीज़ होती हैं। अब ये प्रोटीन क्या करती हैं, ये प्रोटीन मास्ट सेल और बेसोफिल को क्या करती हैं, बेसोफिल को सिग्नल देती हैं कि वो हिस्टामीन को रिलीज़ करे। ठीक है, हिस्टामीन को एक्टिवेट कर देती हैं। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, जो शदीद एलर्जिक रिएक्शन में जिसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा हिस्टामीन रिलीज़ होता है, क्योंकि ये जो प्रोटीन्स हैं ये क्या करती हैं,
मास्ट सेल और बेसोफिल को सिग्नल देती हैं कि वो रिलीज़ करें हिस्टामिन को। अच्छा, सिक्स हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम मतलब क्या, यानी कि इम्यून सिस्टम का ये पार्ट जो है, ये भी इम्यून सिस्टम का हिस्सा है, ठीक है। ये क्या करता है, ये वो पार्ट है जो कि जर्म्स और बैक्टीरिया से लड़ता है। अब जब जिस्म में कोई ख़तरनाक चीज़ आ गई तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और हिस्टामिन को रिलीज़ करेगा और इन्फ्लेमेशन या सूजन वगैरह का कॉज करेगा, ठीक है। सेवेंथ हमारे पास है कोलिनर्जिक रिसेप्टर। कोलिनर्जिक एजेंट कौन से होते हैं, कोलिनर्जिक एजेंट जो होते हैं ये वो होते हैं, ये वो केमिकल हैं जो कि क्या होते हैं, जो कि हमारी नर्व्स और मसल के दरमियान होते हैं, यानी कि फाउंड कहाँ होते हैं, नर्व्स और मसल के दरमियान होते हैं और क्या करते हैं, मसल को मूव करने में हेल्प करते हैं, मसल्स की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। अगर ये केमिकल क्या हो जाए, ज़्यादा एक्टिवेट हो जाए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा हिस्टामिन रिलीज़ होगा, अल्टीमेटली एलर्जिक रिएक्शन स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट इज़ एसिटाइल कोलिन। अब एसिटाइल कोलिन क्या है, एसिटाइल कोलिन एक किस्म का क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि कहाँ पाया जाता है, जो कि नर्व्स और मसल के दरमियान होता है, ठीक है। नर्व्स और मसल के दरमियान पाया जाता है, क्या करता है, सिग्नल भेजने में हेल्प करता है। अब जब रिलीज़ होता है एसिटाइल कोलिन तो क्या होता है, हमारी मसल को इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं और मूव करती हैं, मसल्स मूव करती हैं। तो जो एसिटाइल कोलिन है वो मसल की मूवमेंट में बेसिकली हेल्प करता है। अगर इसका फंक्शन डिस्टर्ब हो जाए एसिटाइल कोलिन का तो हमारी बॉडी में हिस्टामिन रिलीज़ हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है नॉन इम्यूनोलॉजिक हिस्टामिन रिलीज़र। अब ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि इम्यून सिस्टम को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं कर रही, बल्कि अफेक्ट किए बगैर क्या कर रही हैं, हिस्टामिन को रिलीज़ कर रही हैं। जैसे कि यहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिन है, एस्पिरिन है, मॉर्फिन है, कोडीन है, लोबस्टर्स हैं, सी फूड है, स्ट्रॉबेरीज वगैरह। इन चीज़ों से कुछ लोगों को क्या होते हैं, एनर्जीज होती हैं जो कि इम्यून सिस्टम को अफेक्ट नहीं करी बल्कि डायरेक्ट क्या करी, हिस्टामिन को रिलीज़ करी। नेक्स्ट हमारे पास है फिजिकल स्टिमुलाई, यानी कि अगर किसी को क्या हो रहा है, कोई फॉर एग्जांपल, यानी कि कभी कभी क्या होता है, कोई कुछ फिजिकल चीज़ें जैसे कि ठंडी हो गई या गर्मी हो गई या जिस्म पर किसी भी चीज़ का प्रेशर भी हिस्टामिन को रिलीज़ कर सकता है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे कि कुछ लोगों को ठंड से एलर्जी होती है और कुछ लोगों को गर्मी से होती है, या फिर किसी स्पेसिफिक कपड़े को पहनने से स्किन में इचिंग हो सकती है, ठीक है। तो हिस्टामिन को रिलीज़ कर सकते हैं फिजिकल स्टिमुलाई। नेक्स्ट इज़, अब हिस्टामिन रिलीज़ जो होती है इन तमाम फैक्टर की वजह से, हमें बड़े सारे फैक्टर्स की वजह से होती है जो कि एलर्जीज़ और इन्फ्लेमेशन को शुरू करते हैं। इस वजह से एलर्जिक रिएक्शन में इचिंग, रेडनेस, स्वॉइलिंग और ब्रीथिंग के मसाइल हो सकते हैं। हिस्टामिन रिलीज़, यानी कि हिस्टामिन का रिलीज़ होना साइक्लिक जीएमपी और एएमपी पर क्या फ़र्क पड़ता है। अगर हमारी बॉडी में यानी कि साइक्लिक गवानीन मोनोफॉस्फेट क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, तो हिस्टामिन भी इंक्रीज़ होगा, हिस्टामिन का रिलीज़ इंक्रीज़ होगा। जबकि अगर एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट यानी कि CAMP क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रही है, तो हमारे पास हिस्टामिन का रिलीज़ होना है वो डिक्रीज़ होगा, ठीक है। और दूसरे कॉजेज़ भी हो सकते हैं कि हमारे पास हिस्टामिन रिलीज़ हो, कि अगर बैक्टीरियल टॉक्सिन आ गया बॉडी में तो भी हिस्टामिन रिलीज़ हो सकता है, या फिर अगर कोई ड्रग वगैरह जैसे कि दवाइयों से भी हो, जैसे कि हमारे पास मॉर्फिन है, हमारे पास ट्यूबोकेरासिन है, तो ये भी क्या है, ये भी हिस्टामिन को रिलीज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारे पास है, हम कोई भी दवाई वगैरह लेते हैं, फिर कोई बैक्टीरिया टॉक्सिन आ गया तो होता है क्या, असल में जो हमारे पास बेसोफिल्स होते हैं और मास्ट सेल्स होते हैं, उनमें क्या होता है, उनमें हमारे पास ग्रैन्यूल्स में स्टोर होता है हिस्टामिन ना। तो उसमें होता क्या है कि हमारे पास जो सेल्स हैं इनमें क्या होती है, इनमें कैल्शियम की प्रोडक्शन क्या होती है, हाई होती है। जब कैल्शियम की प्रोडक्शन हाई होती है, कैल्शियम इंक्रीज होता है इनमें, तो ये अल्टीमेटली क्या करते हैं, मास्ट सेल और बेसोफिल क्या करते हैं, अपने अंदर से हिस्टामिन को निकालना शुरू करते हैं। हिस्टामिन को निकालते हैं तो वो हमारी बॉडी में फैल जाते हैं, फिर एलर्जिक रिएक्शन शुरू करता है। मॉर्फिन जो है, मॉर्फिन क्या करती है, मॉर्फिन एक्टिवेट करती है ओपॉइड रिसेप्टर को। ओपॉइड रिसेप्टर क्या है, बेसिकली ओपॉइड में यहाँ लिखा हुआ है, ओपॉइड रिसेप्टर बेसिकली एक क्या है हमारे पास, हम कह सकते हैं कि ओपॉइड रिसेप्टर क्या है, स्पेशल प्रोटीन्स हैं जो कि कहाँ पाई जाती हैं, सरफेस यानी कि नर्व सेल की सतह पर होती हैं प्रोटीन्स, उनको हम कहते हैं ओपॉइड रिसेप्टर। अब मॉर्फिन क्या करते हैं, मॉर्फिन इन रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाते हैं, यानी कि चिपक जाते हैं रिसेप्टर के साथ, और क्या करते हैं, हमारी जो पेन वगैरह है उसको क्या करते हैं, रिलीज होते हैं, यानी कि पेन को क्या करता है, आरामदेह इफेक्ट देता है, यानी कि दर्द को कम करते हैं मॉर्फिन, ठीक है। अब मॉर्फिन हमारे पास एनर्जी रिएक्शन कॉज नहीं करता है, लेकिन कुछ लोगों में क्या होता है, कुछ लोगों में मॉर्फिन ये ओपॉइड रिसेप्टर को एक्टिवेट करने के साथ हिस्टामिन के रिसेप्टर को भी, हिस्टामिन के जो रिलीज़ होने को भी क्या कर देता है, हिस्टामिन के रिलीज़ होने को भी वो करता है, इफेक्ट करते हैं, यानी कि हिस्टामिन रिलीज़ होता है कुछ लोगों में कि मॉर्फिन को खाने से, ठीक है।
तो इसमें क्या होता है कि जब मॉर्फिन इंक्रीज़ हो रहा है तो मॉर्फिन के यानी कि साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, या फिर मॉर्फिन क्या हो रहा है, मॉर्फिन के साइड इफ़ेक्ट होना शुरू हो गए, तो फिर हम क्या करते हैं, तो फिर हमारे पास एक दवाई, इसका नाम, हमारी दवाई का नाम है हमारे पास, जो कि एंटी मॉर्फिन यानी कि एंटी मॉर्फिन ड्रग होगी, इसको हम कहेंगे नैलोक्सिन। नैलोक्सिन क्या है, ये मॉर्फिन के अगर साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं तो उसको देंगे, ठीक है। जो जो क्या करेगी, मॉर्फिन के इफेक्ट को क्या कर देगी, ख़त्म कर देगी। लेकिन हिस्टामीन जो बॉडी में एक्ट कर रहा था, यानी कि हिस्टामीन की कुछ लोगों में शुरू हो गए थे रिएक्शंस, तो उसको कम नहीं करेगा। तो उसके लिए एक अलग दवाई होगी एंटी हिस्टामीन, जो कि क्या करेगी, हिस्टामीन के इफेक्ट को क्या करेगी, ब्लॉक कर देगी, ठीक है, एंटी हिस्टामीन। तो हमारे पास उसको हमें एंटी हिस्टामीन यूज़ करना है। एक एंटी हिस्टामीन का नाम है डायफेनाइहाइड्रोक्सीमीन। हिस्टामीन रिसेप्टर और उनके असरात। हमारे पास जो हिस्टामीन रिसेप्टर है, 3 किस्म के रिसेप्टर्स होते हैं, H1, H2 एंड H3। अब H1 रिसेप्टर जो है वो क्या करता है, वो किस काम में इन्वॉल्व होता है, वो होता है एलर्जिक रिएक्शंस में। जैसे कि हमें डर्माटाइटिस यानी कि स्किन में अगर इन्फ्लेमेशन हो रही है, राइनाइटिस यानी कि सूजन हो रही है नाक में, कंजक्टाइटिस यानी कि आंखों में अगर सोजिश हो रही है, तो इस सब में इन्वॉल्व होता है H1 रिसेप्टर, ठीक है। अगर ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाए तो क्या होता है, जब ये रिसेप्टर एक्टिवेट होता है सिंपल, तो क्या होता है, हमारे पास जो हमारी वेजल्स हैं वो डायलेट यानी कि फूल जाती हैं, डायलेट हो जाती हैं, ठीक है। और क्या होती है, वेस्कुलर परमिबिलिटी बढ़ जाती है, यानी कि खून को निकालने की सलाहियत बढ़ जाती है, रेडनेस हो जाएगी, सूजन हो जाएगी। तो ये H1 रिसेप्टर का काम है। जबकि तो हमारे पास सेकंड है, ये होता है इन्वॉल्व प्रूरिटिस यानी कि इचिंग, खारिश में, ठीक है। अब स्किन, जिल्द और म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन में क्या होगी, ये हमारे पास होते हैं रिसेप्टर्स, जो कि क्या करते हैं, इचिंग को, खारिश को कॉज करते हैं, खारिश की वजह बनते हैं। और लंग्स में क्या करते हैं, लंग्स में ये जो खांसी है, खांसी को क्या करते हैं, खांसी आने को ट्रिगर करते हैं, कफ रिफ्लेक्स को इनिशिएट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारे पास सेकंड क्या है, H1 रिसेप्टर क्या काम करते हैं कि भाई ये ब्रोंको कंस्ट्रक्शन, यानी कि जो ब्रंकस हमारे पास लंग्स, ये जो ये होती हैं ब्रंकस, तो यहाँ पर लंग्स होते हैं, तो ये ब्रंकस को क्या करते हैं, कंस्ट्रिक्ट यानी कि सुकड़ जाएंगे, ब्रंकस कंस्ट्रक्शन, तो अल्टीमेटली यहाँ से हवा कम जाएगी लंग्स में, ठीक है। तो इसको कम कर, जिससे सांस लेने मुश्किल होती है, ठीक है। अच्छा, और अगर हिस्टामिन का लेवल बढ़ जाए तो क्या होता है, तुम्हारे पास टोटल ब्लड प्रेशर हमारा गिर जाएगा, और इससे एनाफाइलैक्टिक शॉक का ख़तरा होगा। एनाफाइलैक्टिक शॉक में होता है कि हमारी ज़बान, हमारा गला वगैरह ये सब फूल जाते हैं, तो इसमें क्या सांस लेना मुश्किल होती है, ठीक है। अच्छा, और H2 रिसेप्टर क्या करता है, H2 रिसेप्टर हमारे पास गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को हाई करता है। अच्छा, और ये किस किस में इन्वॉल्व है, एलर्जिक रिएक्शन में भी इन्वॉल्व है, यानी कि H2 और H1 और H2 दोनों किस में, एलर्जिक रिएक्शन में इन्वॉल्व है, ठीक है। इसी वजह से हम H1 और H2 रिसेप्टर को क्या करते हैं, एंटागोनिस्ट पर काम करते हैं, यानी कि क्या करते हैं, ये हिस्टामीन के यानी कि H1 और H2 पे लगते हैं, और हिस्टामीन के एलर्जिक रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं, ख़त्म करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक है। यानी कि एलर्जीज़ के ट्रीटमेंट में हम H1 हिस्टामीन के H1 और H2 रिसेप्टर पे काम करते हैं। अच्छा, और हमारे पास ये H2 रिसेप्टर क्या करते हैं, हार्ट रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज जाएगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज जाएगी। और अगर नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है, इस पर कोई प्रोमिनेंट इसका इफेक्ट नज़र नहीं आता, लेकिन अगर हमारे पास बढ़ गया तो फिर मसला सकता है। नेक्स्ट वन हमारे पास है H2 रिसेप्टर जो हमारे पास है, ये H3 रिसेप्टर, सॉरी, ये क्या है, इसका किरदार जो है नर्वस सिस्टम में, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है, ये नर्व्स में होता है और ब्रेन्स में। कौन, H3 रिसेप्टर कहाँ होता है, नर्व्स में होता है और ब्रेन में होता है। ये दिमाग में क्या करता है, दिमाग में ये क्या करता है, ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करने में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर को निकालने में हेल्प करता है। ऑटोकैड क्या है, ऑटोकैड वो चीज़ें जो कि हमारी बॉडी के न्यूरल और नॉन न्यूरल टिश्यू से बनते हैं। न्यूरल मतलब क्या, न्यूरल मतलब होता है, ये लफ्ज़ जो रिलेटेड है, ये रिलेटेड है नर्वस सिस्टम से रिलेटेड लफ्ज़ है, यानी कि बात हो रही है कि यहाँ पर नर्वस सिस्टम में होंगे या फिर नर्वस सिस्टम के बगैर भी हो सकते हैं। अब ये टिश्यूज़ जो होते हैं, ये क्या करते हैं, ये जो ऑटोकैड है बेसिकली ये क्या काम करते हैं, लोकली काम करते हैं। लोकली मतलब क्या, यानी कि जहाँ रिलीज़ होते हैं वहीं काम करते हैं, उसके आसपास के एरिया में बिल्कुल वहीं काम करते हैं, ठीक है, पूरी बॉडी में नहीं फैलते। ये स्मूथ मसल हो गया, नर्व्स हो गए, ग्लैंड्स हो गए, प्लेटलेट्स हो गए, और दूसरे टिश्यूज़ की एक्टिविटी को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ये जो ऑटोकैड है, ये न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पर काम करते हैं, जैसे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में काम करते हैं इसके तौर पर, या फिर ये इंटैरिक नर्वस सिस्टम में काम करते हैं। इंटैरिक नर्वस सिस्टम में मतलब क्या, हम इसको कह सकते हैं कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, उसका अपना एक नर्वस सिस्टम है,
ठीक है, यानी कि आंतों के आसपास, इंटेस्टाइन के आसपास हमारे पास नर्व्स का एक जाल है, ठीक है, हम उसको कहते हैं एंटेरिक नर्वस सिस्टम। यानी कि हम ये कह सकते हैं हमारे पास हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का अपना एक निज़ाम है नर्वस सिस्टम का, उसको हम कहते हैं एंटेरिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब ऑटोकैड के बहुत सारे काम हैं, हम इनमें से कुछ कामों को देख लेते हैं। पहला काम क्या है कि ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइन यानी कि हजम के निज़ाम को क्या करता है, कंट्रोल करता है। दूसरा क्या, यूट्राइन यानी कि बच्चेदानी के निज़ाम को कंट्रोल करता है। तीसरा क्या है, ये यानी कि किडनी के निज़ाम को कंट्रोल करते हैं, रीनल फंक्शन, ठीक है। अब ये जो हमारा ऑटोकैड है किस किस में इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि पेन, दर्द में, बुखार में, सूजिश में, एलर्जीज़ में, एसम में और थ्रोम्बोसिस यानी कि खून की क्लॉट बन जाना, ठीक है। अब ये जो ड्रग्स हैं हमारे पास, अगर कोई दवाई है वो ऑटोकैड के फंक्शन को स्टॉप कर दे या फिर उसको ऑटोकैड के जो रिसेप्टर्स हैं उनको ब्लॉक कर दे, तो हम इस तरीके से क्या करते हैं, इन डिसीज़ का इलाज करना पॉसिबल है। अगर हम क्या करते हैं, ये जो ऊपर बताई गई डिसीज़, पेन हो गया, बुखार वगैरह सब कुछ, अगर हम ऑटोकैड के रिसेप्टर को ब्लॉक कर दें फिर उनके फंक्शन को ही रोक दें तो हम इनका इलाज कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ ड्रग हैं वो क्या करती हैं, वो ऑटोकैड के रिसेप्टर को और बढ़ा देती हैं, ठीक है, उसकी एक्टिविटी को और बढ़ाती हैं। वो कौन कौन सी हैं कि अगर माइग्रेन पेन हो रहा है तो ये और बढ़ा देंगी लेबर में, और पेप्टिक अल्सर, जो कि पेप्टिक अल्सर में जो होता है कि जो कुछ दवाइयाँ क्या करती हैं, हमारे स्टमक की लाइनिंग को खा जाती हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से भी यानी कि ये क्या करता है और इंक्रीज़ करता है, उसकी ऑटोकैड की एक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है, ठीक है। हमारे पास सेकंड क्या है, हमारे पास अगर हमारे पास जो ऑटोकैड है इनमें कुछ केमिकल्स होते हैं बेसिकली, जैसे हिस्टामिन और सेरोटोनिन, दो केमिकल्स हैं जो कि हम इनको बोलते हैं मोनोअमीन्स, ठीक है। और प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइन ये क्या है, ये बने हैं फैटी एसिड से बने हुए हैं। ये ऑटोकैड हैं सारे लेकिन अलग अलग हैं, कुछ मोनोअमीन्स हैं, कुछ फैटी एसिड से बने हुए हैं, ठीक है। अभी जो केमिकल्स हैं हमारे ऑटोकैड की टारगेट पार्ट पे यानी कि इनका जो टारगेट है वहीं एक्ट करते हैं। क्या करते हैं, ये फॉर एग्जांपल ये ऑटोकैड था, इसका टारगेट ये सेल था, तो ये यहाँ जाएगा और इसकी जो रिसेप्टर्स यानी कि इसकी मेम्ब्रेन होगी, मेम्ब्रेन पे क्या होंगे, रिसेप्टर्स होंगे, मेम्ब्रेन पे क्या होंगे, रिसेप्टर्स होंगे, उन रिसेप्टर पे जाकर चिपक जाएगा। उन रिसेप्टर्स को हम बोलते हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, जहाँ पर ये लगेगा, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, अक्सर लोकली काम करते हैं, यानी कि जहाँ रिलीज होते हैं वहीं काम करते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा क्या होता है, ये यानी कि पूरी बॉडी में काम करने लग जाते हैं। जैसे कि हमारे पास कार्सिनॉइड ट्यूमर में एक किस्म का कैंसर है, इसमें क्या होता है, हमारे पास ये जो हमारे ऑटोकैड हैं पूरी बॉडी में फैल जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एनाफाइलैक्टिक शॉक। इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी में पूरी बॉडी में रिएक्शन शुरू हो जाता है, ठीक है। तो वैसे तो ये लोकली काम करते हैं लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये जैसे कि एग्जांपल में 2 कंडीशन दी गई हैं, तो उनमें क्या होता है, ये पूरी बॉडी में काम करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, पूरी बॉडी में फैल जाते हैं। इससे क्या होता है, हिस्टामिन की प्रोडक्शन पूरी बॉडी में फैल जाती है, सेरोटोनिन की फैल जाती है और हमारी बॉडी का हर पार्ट इफेक्ट हो जाता है, हत्ता तक कि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि दिमाग भी इफेक्ट हो जाता है, ठीक है। और हमारे पास जो ये ऑटोकैड होते हैं, कुछ क्या होता है, ये तो हमने बात की कि एक्सेप्शनल केस यानी कि कभी कभी ऐसा होता है, वरना क्या होता है, ऑटोकैड ने काम किया और सडनली क्या हो गया, गायब हो गए, ठीक है, काम करके फ़ौरन गायब। कभी कभी और या फिर ये भी कर सकते हैं कि वो काम किया और फिर क्या रीअपटेक हो गए, यानी कि जहाँ से निकले थे वहाँ दोबारा चलेगा, ठीक है। 2 कंडीशंस होती हैं कि एक तो काम किया फ़ौरन गायब, दूसरा क्या कि जहाँ से निकले थे दोबारा वहीं चले गए। जैसे कि अब यहाँ जैसे जो फ़ौरन गायब होता है, फॉर एग्जाम्पल प्रोस्टाग्लैंडिन है, प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, दर्द या सूजिश का सिग्नल देके चला जाता है, ठीक है। हमारे पास जो कुछ रिएक्टिव करते हैं उनकी एग्जांपल क्या है, सेरोटोनिन क्या करता है, ब्रेन में नर्वस सिस्टम में क्या करता है, ब्रेन में रिलीज़ करता है, न्यूरॉन रिलीज़ करता है, नर्व रिलीज़ करता है, नर्वस सिस्टम में क्या करता है, रिलीज़ करता है कि मूड अच्छा करना है तो रिलीज़ करता है इस चीज़ को, और फिर ये फ़ौरन रिलीज़ करने के बाद जहाँ से निकला था उस नर्व्स में यानी कि उस न्यूरॉन के पास दोबारा वापस चला जाएगा, ठीक है, रीअपटेक हो जाएगा। यानी कि एंटी हिस्टामिन। अब एंटी हिस्टामिन क्या है, एंटी हिस्टामिन भी एक किस्म का ऑटोकैड है जो कि क्या करता है, जो कि हिस्टामिन का उलट, यानी कि हिस्टामिन के जो इफ़ेक्ट थे, हिस्टामिन के इफ़ेक्ट क्या थे कि वो बॉडी में इचिंग यानी कि इन्फ्लेमेशन, सूजिश वगैरह लेके आ रहे, जबकि एंटी हिस्टामिन क्या करेगा, उस हिस्टामिन के रिसेप्टर पे जाके क्या कर देगा, फॉर एग्जाम्पल हिस्टामिन का काम जो था उसको क्या कर दिया, इसने गया वहाँ पर और हिस्टामिन के काम को ब्लॉक कर दिया, ठीक है, ये काम करता है। यानी कि हम बोल सकते हैं एंटागोनिस्ट है, क्या करता है, हिस्टामिन का एंटागोनिस्ट है, यानी कि हिस्टामिन के इफेक्ट को ब्लॉक कर देगा, ब्लॉक हिस्टामिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा, ठीक है। इसके रिसेप्टर 2 होते हैं हमारे पास, H1 और H2।
एंटी हिस्टामिन 2 होते हैं। एंटी हिस्टामिन के 2 रिसेप्टर्स हैं, 2 रिसेप्टर पर काम करता है। एंटी हिस्टामिन जो है वो 2 हिस्टामिन के रिसेप्टर 3 थे ना, H1 H2 H3। तो एंटी हिस्टामिन क्या करता है, 2 पे काम करता है, तीसरे पे कोई प्रूफ ड्रग नहीं आई अभी तक, ठीक है, नॉट येट, अभी तक नहीं आई, ठीक है, लेकिन 2 रिसेप्टर पे काम करता है। पहला कौन सा, यानी कि हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। जो H2 रिसेप्टर है उसको हम अक्सर यूज़ करते हैं कि पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि H2 का इन्वॉल्व कहाँ था कि पेप्टिक अल्सर में था, तो पेप्टिक अल्सर के इलाज में इस्तेमाल करते हैं H2 रिसेप्टर पे ये एंटी हिस्टामिन, ठीक है। H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, इसकी फर्स्ट जनरेशन ड्रग है, सेकंड जनरेशन ड्रग है। फर्स्ट जनरेशन ड्रग में क्या फ़र्क होता है भाई, फर्स्ट जनरेशन ड्रग वो है जो कि बहुत पुराने वक्तों की बनी हुई। इसमें एग्जाम्पल हमारे पास है क्लोरमफेनिसमीन, क्लेमेस्टाइन, डायमिनहाइड्रीनेट, डायफिनहाइड्रामीन, हाइड्रोक्सीजाइन, मेडिजीन, और हमारे पास है प्रोमेथाजीन, ठीक है। अब ये वो ड्रग हैं जो कि मुंह के ज़रिए भी दी जाती हैं और पेरेंटल यानी कि इंजेक्शन के जरिए भी दी जाती हैं, ठीक है। ये क्या करती है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि दिमाग तक को अफेक्ट करती है, यानी कि दिमाग तक में चली जाती हैं, क्योंकि क्या करती हैं, ब्रेन में जो ब्लड ब्रेन बैरियर है ना उसको भी क्रॉस कर लेती हैं दवाइयाँ। ये सारी दवाइयाँ क्या कर लेती हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस कर लेती हैं, और इससे हमें नींद, सेडेशन यानी कि नींद जैसी फीलिंग आती है, ठीक है। बंदा डल डल फील करता है, नींद जैसी फीलिंग आती है। जब हमारे सेकंड जनरेशन वो क्या है, सेकंड जनरेशन हमारे पास सेट्रिजाइन है, फेक्सोफिनोडीन है, हमारे पास लोराटिडीन है, हमारे पास डेस्लोराटिडीन है। ये क्या करती है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती, ठीक है, इसलिए इनका सेडेशन इफेक्ट ना होने के बराबर होता है, बिल्कुल कम होता है, ठीक है। तो इफेक्टिव ये होती हैं, क्योंकि ये क्या करती हैं, अगर आपको काम भी करना है और आप चाहते हैं कि आपको यानी कि नींद वाली फीलिंग ना आए, तो ये ड्रग जो होती है इफेक्टिव होती हैं, ठीक है, क्योंकि बॉडी में सेडेशन की ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती, सिर्फ एक अपने टारगेट एरिया तक काम करती हैं, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म क्या है इस ड्रग का, जो हमारे पास ऑटोकेट एंटागोनिस्ट, इसका फार्माकोटिक्स क्या है, ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है। तो एंटी हिस्टामिन जो हमारे पास है, एंटी हिस्टामिन ड्रग जो है ये इसका एंटी हिस्टामिन जो ड्रग है ये एक अल्काइल अमाइन ड्रग है। ये किससे रिजेंबल करता है, ये हिस्टामिन की साइड चेन से क्या करता है, मिलता है। तो अल्टीमेटली क्या कर सकता है, हिस्टामिन के जो रिसेप्टर है उस पर जाके H1 रिसेप्टर्स पे जाके चिपक जाता है, ठीक है। तो हिस्टामिन के इफेक्ट को क्या कर देता है, स्टॉप करता है या ब्लॉक कर देता है। अब हिस्टामिन के इफेक्ट क्या था कि हमारे पास एलर्जी के रिएक्शन थे, यानी कि इचिंग, सॉइलिंग, रेडनेस, ये सब कुछ, तो उसको स्टॉप कर देगा, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास कुछ ओरल एंटी हिस्टामिन भी होती है जो कि मुंह के ज़रिए दी जाती हैं, ठीक है, ओरल यानी कि मुंह के ज़रिए। ये ओरल एंटी हिस्टामिन का बहुत फ़ायदा है, क्या बॉडी में जल्दी से ऑब्जर्व हो जाती हैं, जज्ब हो जाती हैं, और बहुत सी ड्रग हैं ऐसी, और ये डिस्ट्रीब्यूट पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट भी जाती हैं, ठीक है, फैल जाती हैं। अब कुछ ड्रग ऐसी हैं, बहुत सी ड्रग ऐसी हैं जो कि लीवर में साइटोक्रोम P450 एक नाम का एंजाइम है, वो क्या करता है, उनको मेटाबोलाइज करता है, तोड़ता फोड़ता है, मेटाबोलाइज करता है। हाइड्रोक्सीजीन क्या है, हाइड्रोक्सीजीन एक एक्टिव मेटाबोलाइट है, यानी कि एक ऐसी मेटाबोलाइट है जो ये एक्टिव है, यानी कि काम करेगी, ठीक है। ये हाइड्रोक्सीजीन क्या, एक एक्टिव मेटाबोलाइट है, तोड़ फोड़ की हुई शक्ल है एक चीज़ की, तो जो काम करती है, ठीक है। अब इसकी हाइड्रोक्सीन के एक एक्टिव मेटाबोलाइट्स का नाम क्या है, साइट्रिजीन। साइट्रिजीन क्या करता है, साइट्रिजीन ये हमारे पास, ये साइट्रिजीन जो है हमारे पास, ये क्या करता है, हम इसकी एक एक्टिव फॉर्म, ये साइट्रिजीन क्या है, ये ड्रग मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है, ड्रग। तो ये क्या करता है, बॉडी को जितनी नीड है बॉडी में पास रख लेगी, बाकी उसको फेसिस की सूरत में निकाल देगी, यानी कि फेसिस से इसको ऐसे ही निकाल देगी साइट्रिजीन को, ठीक है। और इसका फ़ायदा है कि ये लॉन्ग पीरियड तक रहेगी बॉडी में, ठीक है, और कंट्रोल करेगी एनर्जी के सिम्टम्स वगैरह को, ठीक है। अब साइट्रिजीन जो हमारे पास, इसको देने का फ़ायदा ये एक्टिव मेटाबोलाइट है, ठीक है। तो हम हाइड्रोक्सीजीन ये एक्टिव मेटाबोलाइट बनेगी, बाद में काम करेगी, तो ये फ़ौरन असर शुरू कर देगी, तो इसका फ़ायदा है फ़ौरन काम करना शुरू कर देगी अपना, ठीक है। हमारे पास एक नेक्स्ट हमारे पास ड्रग है, इसका नाम है एजिलस्टीन। एजिलस्टीन क्या है, ये एक नेज़ल स्प्रे यानी कि नाक के जरिए दी जाएगी, ठीक है। ये क्या करती है, एलर्जिक राइनाइटिस यानी कि जो नाक के अंदर क्या करती है, बेसिकली जो हिस्टामिन हमारे पास है, हिस्टामिन के जो हिस्टामिन हो गया, ब्लॉक हिस्टामिन फ्रॉम मास्ट सेल, यानी कि हिस्टामिन को ब्लॉक कर देगी मास्ट सेल से। इसकी प्लाज्मा लाइफ 20% है, जबकि इसकी बायो इन्वेटिव कितनी 40% है। और ये क्या जो बाकी हमारे पास होगी, ये कहाँ से एक्सक्रीट होगी, फेसिस से एक्सक्रीट हो जाएगी, जो हमारे पास बॉडी को नीड नहीं होगी,